नमस्कार, आदाब साथियों। आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में शिक्षा विभाग से संबंधित आज की महत्वपूर्ण खबरों को हम जानेंगे। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल सरकारी स्कूल एक पहल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाले हर एक वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें। तो चलिए आज के दिन भर के शिक्षा विभाग के मुख्य समाचार को हम जानते हैं। राज्यपाल 9 को करेंगे सिलेबस की समीक्षा। जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जैसे समाजवादी तथा बहुचर्चित चिंतकों और विद्वानों के पाठ्यक्रम से हटाने को लेकर भले ही जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा का मामला सामने आया हो, पर पटना विश्वविद्यालय समेत राज्य के कई और विश्वविद्यालय ने इस तरह की गड़बड़ियां हुई हैं। इसकी सूचनाएं शिक्षा विभाग तक भी पहुंच चुकी हैं। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने भी इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि महापुरुषों व आदर्श राजनेताओं के विचारों को राजनीतिक शास्त्र विषय के सिलेबस से हटाने की समीक्षा को लेकर राज्यपाल व कुलाधिपति फागू चौहान ने 9 सितंबर को राजभवन में बैठक बुलाई है। बैठक में राज्य के सभी परंपरागत विश्वविद्यालय के कुलपति समेत आला अधिकारी बुलाए गए हैं। राज्यपाल सह कुलाधिपति श्री चौहान की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी, अपर मुख्य सचिव संजय कुमार, शिक्षा सचिव, उच्च शिक्षा निदेशक समेत सरकार के राजभवन सचिवालय के सभी संबंधित अधिकारी मौजूद रहेंगे। गौरतलब हो कि शिक्षा मंत्री ने राज्यपाल के पटना लौटते ही सोमवार को उनसे मुलाकात कर जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा द्वारा सिलेबस की गई अनियमित और आपत्तिजनक बदलाव की जानकारी दी तथा इसको लेकर सरकार की भावना से भी अवगत कराया। अगले ही दिन राज्यपाल ने बैठक की तारीख निर्धारित कर दी। शिक्षा मंत्री श्री चौधरी ने राज्यपाल को आभार जताया। उन्होंने कहा कि पाठ्यक्रम में जेपी लोहिया के विचारों को हटाने का निराकरण कर उसे फिर से शामिल करने को लेकर बैठक महत्वपूर्ण है। आधुनिक शिक्षा के हिसाब से खुद को करें तैयार। पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि भारत के शिक्षक दुनिया के हर कोने में अपनी छाप छोड़ते हैं, लिहाजा शिक्षा के क्षेत्र में भारतीय युवाओं के लिए अपार संभावनाएं हैं। इसे ध्यान में रखते हुए हमें आधुनिक शिक्षा तंत्र के हिसाब से खुद को तैयार करना है और इन संभावनाओं को अवसर में बदलना भी है। इसके लिए हमें लगातार नवपरिवर्तन करते रहना होगा। प्रधानमंत्री शिक्षक पर्व के पहले सम्मेलन के दौरान कई तकनीकी और पहल पर डिजिटल माध्यम से शुरुआत करने के बाद संबोधन में यह बात कही। उन्होंने विश्वास जताया कि यह योजनाएं भविष्य के भारत को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। उन्होंने सांकेतिक भाषा, शब्दकोश, टॉकिंग बुक्स, निष्ठा शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम और विद्यांजलि पोर्टल जैसी शिक्षा क्षेत्र की नई पहलों पर शुरुआत करने को कहा तथा योजनाएं भविष्य में भारत को आकार देने में अहम होंगी। बीडीओ के बाद अब डीडीसी पंचायत कार्य से अलग होंगे। प्रखंड विकास पदाधिकारियों बीडीओ के बाद अब जिले के उप विकास आयुक्त डीडीसी को पंचायत के कार्य से अलग रखने की तैयारी चल रही है। इसके लिए पंचायती राज विभाग ने समान प्रशासन से 38 पदाधिकारी मांगे हैं। इन सभी की तैनाती जिला परिषद के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में की जाएगी। मालूम हो कि जिला परिषद के बतौर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में डीडीसी कार्य करते हैं। इन्हें मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी की जिम्मेदारी से मुक्त करने के लिए पंचायती राज अधिनियम में संशोधित भी कर दिया गया है। अब पंचायती राज के 38 पदाधिकारियों के मिलने का इंतजार है। ये सभी पदाधिकारी उप सचिव अथवा उससे ऊपर के स्तर के होंगे। पदाधिकारियों की सूची मिलते ही विभाग निर्वाचन आयोग से सहमति लेकर इन सभी की तैनाती कर देगा। इस संबंध में विभाग के अधिकारी बताते हैं कि चूंकि अभी पंचायत चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू है, इसलिए आयोग से सहमति लेनी होगी। जिला परिषद के लिए एक अलग से अधिकारी रखे जाएंगे ताकि पूरी तरह से सिर्फ इसके कार्य ही को देखें। अतिथि शिक्षकों को नहीं मिलेगा 3.5 माह का पारिश्रमिक। राज्य के सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों को गत अप्रैल से लेकर 11 जुलाई तक की पारिश्रमिक का भुगतान नहीं होगा, इसलिए कि गत अप्रैल माह से लेकर 11 जुलाई तक अध्यापन कार्य बंद था। उच्च माध्यमिक कक्षाओं में अध्ययन कार्य गत 12 जुलाई से शुरू हुई है। इसके मद्देनजर अतिथि शिक्षकों को यह अप्रैल माह से 11 जुलाई तक पारिश्रमिक का भुगतान नहीं करने के आदेश माध्यमिक शिक्षा मनोज कुमार द्वारा
जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दिए गए हैं। उच्च माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पदों के विरुद्ध 4050 अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं। अतिथि शिक्षक प्रति कार्य दिवस 1000 रुपए की दर से पारिश्रमिक का भुगतान की व्यवस्था है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 में गत 12 जुलाई से आगामी दिसंबर माह तक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कुल 135 कार्य दिवस हैं। इनमें 8 विद्यालय रहने का कार्य दिवस है। इस प्रकार अतिथि शिक्षकों को अध्यापन कार्य के लिए 127 कार्य दिवस बनते हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि सेवा दे रहे अतिथि शिक्षकों के वास्तविक कार्य दिवस की गणना अनिवार्य रूप से प्राप्त करने के बाद ही अतिथि शिक्षकों के पारिश्रमिक का भुगतान करें। उल्लेखनीय है कि अतिथि शिक्षकों के पारिश्रमिक भुगतान के लिए 3 सितंबर को 80,35,50,000 रुपए की राशि जारी की गई। उनमें 77,35,50,000 रुपए की राशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 के निर्धारित पारिश्रमिक मद के है। इसके साथ ही 3 करोड़ रुपए की राशि विभिन्न वादों के न्यायाधीश के आच्छादित मामलों में तहत किए जाने वाले भुगतान को लेकर है। ऑडिट की आपत्ति 2.31 करोड़ रुपए की हानि। शिक्षा विभाग द्वारा सर्विस प्रोवाइडर के विपत्र पर जीएसटी भुगतान किए जाने पर ऑडिट में आपत्ति जताई है। आपत्ति में कहा गया है कि इससे जुलाई 2017 से जून 2021 तक शिक्षा विभाग को 2.31 करोड़ रुपए की हानि हुई है। ऑडिट महालेखाकार कार्यालय द्वारा कराया गया है। आपत्ति में कहा गया है कि शिक्षा विभाग और उसके सभी निदेशालयों में नियत पारिश्रमिक पर बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एवं बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के माध्यम से क्रमशः डाटा एंट्री ऑपरेटर, IT बॉय गर्ल, स्टेनोग्राफर एवं मोटर वाहन चालक उपलब्ध कराया गया है। इसके लिए शिक्षा विभाग द्वारा दोनों सर्विस प्रोवाइडरों को सेवारत कर्मियों के लिए प्रतिमाह पारिश्रमिक एवं उस पर सेवा शुल्क का भुगतान किया जाता है। आपत्ति के मुताबिक सर्विस प्रोवाइडरों द्वारा विभाग को नियत विपत्र में जुलाई 2017 से कुल विपत्र में 18% GST भारित किया जा रहा है एवं इसका भुगतान शिक्षा विभाग द्वारा किया जा रहा है। आपत्ति में नियमों का हवाला देते हुए कहा गया है कि सर्विस प्रोवाइडर के विपत्र पर GST का भुगतान नहीं किया जाना चाहिए था, लेकिन विभाग द्वारा जुलाई 2017 से अब तक जून 2021 तक विपत्र पर GST का भुगतान किया जा रहा है, जिसमें 2.31 करोड़ रुपए की हानि हुई है। इस आपत्ति के निराकरण के लिए शिक्षा विभाग के स्तर की कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कला उत्सव में पहले स्कूल स्तर पर होगा बच्चों का चयन। कला उत्सव में शामिल होने से पहले स्कूल स्तर पर बच्चों की प्रतिभा आंकी जाएंगी। जिन बच्चों का चयन स्कूल स्तर पर किया जाएगा वही आगे कला उत्सव प्रतियोगिता में भाग ले पाएंगे। शिक्षा मंत्रालय द्वारा कला उत्सव 2022 के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। इसमें सरकारी और निजी स्कूल के 9वीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थी शामिल हो सकते हैं। कला उत्सव में 9 तरह की विधाओं में प्रतियोगिताएं होंगी। जिला और राष्ट्रीय स्तर पर इसका आयोजन होता है। जिला स्तर पर टीमें चयनित होने के बाद राज्य स्तर पर छात्र शामिल होंगे। राज्य स्तर पर सर्वश्रेष्ठ टीमें राष्ट्रीय कला उत्सव में भाग लेंगी। राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी किरण कुमारी ने बताया कि राष्ट्रीय कला उत्सव में 38 जिलों के एक टीम शामिल होंगी। कोरोना के कारण कला उत्सव इस बार ऑनलाइन मोड में किया जाएगा। एक छात्र एक ही विधा में शामिल हो सकता है। 25,000 रुपए मिलेगा इनाम। राष्ट्रीय स्तर पर 3 प्रतिभागी टीम का चयन होगा। प्रथम स्थान आने वाले को 25,000, द्वितीय स्थान पर आने वाले को 20,000 व तृतीय स्थान पर आने वाले को 15,000 रुपए इनाम निर्धारित है। DLED का परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि बढ़ी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने DLED की परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि बढ़ा दी है। DLED के प्रथम और द्वितीय वर्ष के लिए ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म विलंब शुल्क के साथ 8 से 10 सितंबर तक भरा जाएगा। साथ ही भरे हुए परीक्षा फॉर्म का शुल्क 8 से 16 सितंबर तक जमा किया जा सकता है। इस परीक्षा में शामिल होने के लिए डमी एडमिट कार्ड 11 सितंबर को जारी किया जाएगा। डमी एडमिट कार्ड में 17 तक सुधार किया जा सकता है। एक बार फाइनल रूप से प्रवेश पत्र जारी होने के बाद प्रवेश पत्र में सुधार करना मुश्किल हो जाएगा। CBSE वार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र अब बोर्ड तैयार करेगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा 9वीं और 11वीं की परीक्षा एक ही प्रश्न पत्र से पूरे देश में लिया जाएगा। बोर्ड द्वारा ही 9वीं और 11वीं की वार्षिक परीक्षा 2022 का प्रश्न पत्र तैयार किया जाएगा। इसकी सूचना बोर्ड द्वारा सभी स्कूलों को दी गई है। सभी स्कूलों में 9वीं और 11वीं के विद्यार्थियों की संख्या मांगी गई है।
छात्रों की संख्या के अनुसार ही प्रश्न पत्र बोर्ड द्वारा भेजा जाएगा। अभी तक 9वीं और 11वीं की वार्षिक परीक्षा स्कूल द्वारा ली जाती थी। इसके लिए प्रश्न पत्र भी स्कूल द्वारा खुद ही तैयार किए जाते थे। परीक्षा के लिए तिथि भी बोर्ड द्वारा जारी की जाएगी। बोर्ड द्वारा निर्धारित तिथि के बीच स्कूल की परीक्षा लेनी होगी। परीक्षा स्कूल द्वारा ली जाएगी। ज्ञात हो कि 10वीं और 12वीं की तरह 9वीं और 11वीं की 2 टर्म में परीक्षा ली जाएंगी। नीट का एडमिट कार्ड जारी, पटना में बनाए गए 126 केंद्र। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने नीट 2021 का एडमिट कार्ड मंगलवार को जारी कर दिया। मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस और डेंटल यूजी कॉलेज में नामांकन के लिए 12 सितंबर को दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएंगी। इस बार नीट में बिहार के करीब 60,000 से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। बिहार में करीब 1350 सीटें हैं। इसमें पटना जिले में 126 केंद्र बनाए गए हैं। वहीं केवल पटना शहर में 37 केंद्र बनाए गए हैं। पटना शहर में 37 केंद्रों पर करीब 20,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। एनटीए ने कहा है कि कोरोना से लड़ने के लिए सेंटरों की संख्या बढ़ाई गई है। नीट की परीक्षा ऑफलाइन होगी। परीक्षा 202 शहरों के 3862 केंद्रों पर होगी। इस बार 16 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। एडमिट कार्ड एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड किया जा सकता है।